अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ और आज है जनाब जुम्मतुल मुबारक का दिन और वीकेंड की जानिब हम बढ़ रहे हैं। आज का प्रोग्राम नाज़रीन बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट्स हैं आपके लिए। जो हाईलाइट्स और टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले कि सबसे पहले सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करें, जनाब हिंदुस्तान का जो सेकुलर चेहरा है उसको आज न्यू पाकिस्तान में बेनकाब करेंगे, डीप एनालिसिस रखेंगे। साथ साथ खुजराब तक मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाली एक स्टोरी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो रास्ता होता है। खुजराब तक का रास्ता आसान नहीं है, स्पेशली ऑन मोटर बाइक। तो कितने दिनों में ये सफ़र तय किया, क्या कहानी है, क्या चैलेंजेस रहे, ये सब भी आपके सामने रखेंगे। और जनाब इसके साथ साथ हाँ, इस्लामाबाद लिए चलेंगे आपको, शहर इक़्तिदार में, जहाँ पर चलते फिरते सोने के मुजस्मे से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप भी हैरत में मुब्तला होंगे कि भला सोने का मुजस्मा कैसे बोल सकता है, लेकिन जी हाँ, ऐसा मुमकिन हुआ है। प्रोग्राम देखिएगा, आगे चलकर आपको पता चलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरा सबसे जो फेवरेट सेगमेंट होता है खासकर पेरेंटिंग के हवाले से या जो बच्चों की तरबियत के हवाले से, और बड़ा कॉमन कंसर्न है पेरेंट्स का, बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें ना दें। साइंस कुछ कहती है, पेरेंट्स कुछ समझते हैं, अब बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन आज इसके ऊपर एक डीप एनालिसिस भी रखेंगे बच्चों की तरबियत में, और ख़ासकर जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन जनाब सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जो सेगमेंट, जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मुजफ्फराबाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद जो दरिया है, आपको पता है कि कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें जो है पाकिस्तान को बहुत सी खूबसूरती से नवाजा। तो वहाँ की एक जनाब वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है, वीडियो मेरे ख्याल से ज़रा पहले देख लेते हैं। दरिया में कूद पड़ी और पीछे जो लोग खड़े थे शायद वो भी टूरिस्ट थे, और इनमें से खासकर तो एक ग्रुप जो कि बाइक टूर पर गया हुआ था, पंजाब से जिनका ताल्लुक था, कदीर गिलानी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और एक और शख्स सैयद नुमान साहब जो पूरा मंजर देख रहे थे, ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। और सैयद नुमान साहब और कदीर साहब ने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा। अच्छा जी, अब आपने वीडियो सिर्फ यहाँ तक देखी है कि खातून दरिया में कूद पड़ी हैं, उसके आगे क्या होता है ये आपने नहीं देखा, लेकिन आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो शख्स वीडियो बना रहे थे या दीगर जो लोग मौजूद थे, उनमें वो आगे बढ़ते हैं, हिम्मत का मुजाहिरा करते हैं। बड़ी बहादुरी की बात है, दरिया में कूदते हैं और खातून को बचाते हैं। सही सलामत खातून दरिया से बाहर निकलती हैं। सैयद नुमान भी सेफ हैं और खातून भी अच्छी सेहत में हैं अभी। लेकिन बहरहाल ये पूरा वाकया जो है ये हम जानते हैं। सैयद नुमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि एक्चुअली क्या ये वाकया हुआ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नुमान। सबसे पहले तो मैं आपकी बहादुरी को, आपकी शुजात को, आपकी दिलेरी को मैं दाद देना चाहती हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ। दरिया का भाव और जिस तरीके से फ्लो में तेज़ी से रवानी के साथ दरिया बह रहा है, कोई भी शख्स उसमें कदम रखने से पहले 10,000 मरतबा सोचेगा ज़रूर। लेकिन आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस खातून की मदद की और उसको जिंदा सही सलामत दरिया से बाहर निकाला। पूरी मंजरकशी वाकई की आप खुद कीजिएगा नुमान। जी नुमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि एक्चुअली में पूरा वाकया कैसे पेश आया। नुमान से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो जनाब आपने देखी है न्यू पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन पर। एक मरतबा फिर से उमर साहब ज़रा वीडियो प्ले कीजिएगा और ज़रा दिखाइएगा लोगों को कि दरिया की जो रवानी है, पहले तो आप ज़रा खातून को नोटिस कर रहे होंगे ना, लेकिन जो दरिया का फ्लो है, आप एक मरतबा ज़रा वो देखिए किस कदर फ्लो में, रवानी के साथ दरिया की लहरें किस तरीके से आपको सेकंड्स में बहा ले जाती हैं और कहाँ तक ले जाती हैं, ये इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। सैयद नुमान एक मरतबा फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनसे जानते हैं। नुमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं एक्चुअली आपसे जानना चाह रही हूँ कि पूरा वाकया क्या हुआ, ये खातून कौन थी और किस तरीके से आप इनकी मदद को पहुंचे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रास्ते से जा रहा था, गड़ी दुपट्टा बाजार में जा रहा था। मेरी कुछ तबीयत खराब थी, मैं मेडिसिन लेने जा रहा था स्टोर पे। तो मेरे साथ मेरे कजिन भी थे। एक जगह रुके तो एक लड़की दरिया के पास खड़ी थी और दरिया के बहुत करीब खड़ी थी, पत्थरों के पास।
मैंने अपने कजन से कहा, मैंने कहा जी ये लड़की कौन है और क्यों खड़ी है? उन्होंने कहा जी मुझे भी नहीं पता, साथ 2-3 बंदे और मौजूद खड़े थे, तो हम लोगों ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि ये लड़की इधर क्यों खड़ी है। तो अच्छा नुमान, अब मुझे बताइएगा कि आवाज नुमान की बढ़ा दें ताकि मैं उनको सुन तो पाऊं ना कि वो क्या कह रहे हैं, ताकि मैं आगे बात बढ़ा सकूं अपनी। अब नुमान मुझे बताइएगा कि जब खातून दरिया के बिल्कुल एज पर मौजूद थी और आप लोग पीछे मौजूद थे, तो क्या आप इस खातून के इरादों से क्या वाकिफ हो चुके थे, या सिर्फ महज वो कहते हैं ना कि तफरी के लिए आप लोग वीडियो बना रहे थे और बस एंजॉय कर रहे थे वेदर वहां पर, या आपको लगा कि खातून कोई स्टेप लेने वाली हैं? जी ऐसे ही है। पहले तो मुझे ये लगा कि ये खातून वैसे खड़ी है। जब हम करीब जाके रुके तो खातून के इरादों से मुझे पता चल गया कि ये दरिया में छलांग लगाने लगी है। हाँ। इस वजह से हम लोगों ने और साथ 2-3 लोग और थे, उन्होंने आवाज लगाई। जैसे ही उस खातून ने हमारी तरफ मुड़ के देखा, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उसने जैसे पलट के देखा तो उसके बाद वो छलांग लगा दी। अच्छा नुमान मुझे बताएगा, आपका ताल्लुक इसी इलाके से है? जी नहीं, मैं जालम वैली पारसा गांव में रहने वाला हूँ। लमिया कौंसल पारसा गांव है मेरा। अच्छा। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। दरिया में कूदने का पहले आपने कभी इस तरह से दोस्तों वगैरह के साथ के कभी कोई तजुर्बा रखते हैं? तैराकी अच्छी आप करते हैं? क्योंकि हमने देखा कि बिल्कुल बगैर सोचे समझे, वक्त जाया किए बगैर आप दरिया में कूद पड़ते हैं। तो मुझे बताइएगा कि कोई तजुर्बा आपको पहले दरिया में इतने रवानी के साथ, खासकर जो दरिया बह रहा हो उसमें कूदने का कोई तजुर्बा आपको पहले रहा? खौफ नहीं आया? जी उसके अलावा मेरे पास हाल कोई नहीं था, क्योंकि आगे दरिया था। अगर मैं पीछे हट जाता तो एक जान जाया हो जाती मेरे सामने, फिर शायद मैं कभी अपने आप को माफ ना कर सकता। इसलिए जब मैं भागा हूँ तो आगे दरिया ही था और मैं दरिया में कूद पड़ा। तो हाँ। थोड़ा सा आगे जाके लड़की डूब गई थी, उसके मुझे बाल नजर आ रहे थे। जब मैंने लड़की को पकड़ा तो लड़की ने मुझे साथ नीचे ले गई पानी में। अच्छा। तो उसके बाद लोग भी जमा हो गए। फिर लड़की को मैंने किनारे पे लगाया। जी मैं स्विमिंग करता रहा हूँ, लाहौर में मैं पढ़ता रहा हूँ, उधर ही मैं स्विमिंग भी करता रहा हूँ। लाहौर में तो आप स्विमिंग करते रहे, लेकिन लाहौर की जो नहर है जिसमें पानी भी स्टैटिक रहता है, रुका हुआ रहता है, उसमें तैराकी करना और कश्मीर जाकर मुजफ्फराबाद के दरिया में कूद पड़ना, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब खातून को आपने बाहर निकाला, उनकी तबीयत बेहतर थी, कोई बातचीत हुई आपकी खातून से? जी खातून जब मैंने निकाली तो 1-2 अल्फाज उसने शायद मेरे साथ किए, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे मुंह में पानी चला गया था, मेरे बाजू पे लग गई थी। जब मैंने छलांग मारी तो मेरा पत्थर जाके मेरे बाजू पे लगा जी, बाजू पत्थर पे लगा जाके। तो उसके बाद मेरे मुंह में पानी चला गया था, मुझे खुद होश नहीं था। जब निकाला तो लोग बहुत ज्यादा थे। मैं लड़की को उधर छोड़ के फिर वापस घर की तरफ रवाना हो गया। अच्छा नुमान, ये बात तो कंफर्म है कि खातून का पैर तो नहीं फिसला, खातून ने इंटेंशनली खुद से जो है दरिया में छलांग लगाई? कोई वजह मालूम हो सकी कि क्यों खातून ने ऐसा किया? जी इस चीज का तो इल्म मुझे नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जस्ट सिर्फ बाइक रोका और 2-3 मिनट गुजरे होंगे, मैं खड़ा था और लड़की छलांग मार गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि किस फैमिली से और कहां से आई है। लेकिन बहरहाल सैयद नुमान, आपने बहुत दलेरी का जो है वो आपने सबूत पेश किया है। तो बहुत सारी दुआएं मेरे ख्याल से आपके लिए, और अगर ऐसे थोड़े से और लोग हमें मिल जाएं जो बगैर सोचे समझे लोगों की मदद के लिए वैसे भी हाजिर हों तो क्या ही बात है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पंजाब से जिनका ताल्लुक है कदीर गिलानी साहब, जो कि बाइक टूर पर पहुंचे हुए थे और वो भी गालिबन आपके ग्रुप से कुछ फासले पर ही थे, जिन्होंने पूरा मंजर देखा। तो हम कदीर गिलानी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कदीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। कदीर, पूरा वाकया आपने अपनी आंखों से देखा, बताइएगा कुछ। जी मैं असल में आपको बताऊं कि मैं कश्मीर ही शिफ्ट हो गया हूं जहाँ पे ये वाकया हुआ है। अच्छा। तो मैं मिसेस के साथ बेसिकली बाजार से वापस आ रहा था बाइक पे। तो मैंने जस्ट बाइक रोकी है और मैं देखता हूँ कि एक लड़का छलांग लगाता है नीचे उतरने के लिए। वो काफी दुश्वार रास्ता था जहाँ से उसने छलांग लगाई और भागा लड़की को बचाने के लिए। तो मैंने भी देखा कि एक लड़की डूब रही है। अच्छा। ठीक है, तो मैं भी पीछे भागा क्योंकि मैं भी तैराकी जानता था। तो मेरी मिसेज मुझे आवाजें देती रही, मैं पीछे उसी स्लोप से नीचे उतरा हूँ। ये लड़का तकरीबन मेरे से 20 फुट आगे था, तो इसने दरिया में छलांग लगा दी। मैं भी तकरीबन इसके बराबर में पहुंचा। दरिया इतना तेज था कि उनको बहाव के साथ तेजी से खींचता हुआ आगे ले गया। जब मैंने लड़के को देखा कि वो इसको खींच के लड़की को साइड पे लेके आ रहा है,
तो फिर मैंने कहा मैं साइड पे रहता हूँ ताकि इनको पकड़ सकूं। उतनी देर में जो है और लोग भी आ गए। तो एक जगह ऐसी आई कि वहां से आगे मैं नहीं जा सकता था, वो लड़का वहां पे किनारे पे पहुंच गया था। उतनी देर दूसरे लोग आए। आपने कदीर, आपने इतनी देर में आपकी वाइफ ने किसी हेल्प को भी कॉल करने की कोशिश की मीनवाइल कि खुदा ना खास्ता कि कोई इंसिडेंट, कोई अफसोसनाक हादसा भी पेश आ सकता था? जी एक्चुअली ऊपर तकरीबन कोई 150-200 लोग उसी वक्त इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वो रोड है चलती है, काफी गांव है उस इलाके में। जाने के लिए लोग आते जाते हैं, तो उधर काफी लोग एकदम से इकट्ठे हो गए थे। तो जब हम मतलब भाग के उसकी हेल्प के लिए गए, नुमान ने पानी में छलांग लगा दी और उसको बचा के साइड पे ले आया। तो नुमान बीच में गिरा भी, इसको चोट भी आई, मोबाइल भी इसका टूट गया, लेकिन इसने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और इसने पानी में फिर भी छलांग लगा दी। इसने नहीं देखा कि मुझे चोट लगी है या नहीं लगी। अच्छा कदीर, अब आपने बताया कि आप चूंकि यहाँ पर शिफ्ट ही हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, अब मुझे ये बताएगा ये जो दरिया यहाँ पर बह रहा है, इसकी रवानी, इसके फ्लो और कौन कौन से खतरात हो सकते हैं अगर कोई शख्स जो कि ट्रेंड नहीं है, जो वहाँ का मकामी नहीं है, अगर वो कूदे इसमें, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या जान भी जा सकती है? आप ये भी जरा हमें बताइएगा। सबसे पहले तो इसका फ्लो इतना तेज है कि ये बंदे को किसी भी पत्थर में मार देगा। जो ज्यादातर इसकी डेथ कॉजेज होती हैं वो पत्थरों में लग के बंदे की डेथ होती है। दूसरी बड़ी कॉज ये है कि यहाँ पे सर्दी इस वक्त इतनी शदीद हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं, और दरिया का पानी भी आपको पता है पहाड़ों में ठंडा ही होता है। वो तो मतलब गर्मियों में इतना ठंडा होता है, सर्दियों में तो और ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो फिर इन दोनों वजूहात की वजह से मतलब लोग हाइपोथर्मिया से भी मर जाते हैं इसके अंदर। अब अगर ये कहा जाए कदीर कि ये एक पूरा जो ये वाकया पेश आया है ये किसी मुआजिजे से कम नहीं है, जो सर्कमस्टांसेस आप बता रहे हैं या जो मंजरकशी आपने की है या जो दरिया के फ्लो और जो इंसिडेंट खुदा ना खास्ता होने के जो चांसेस हैं या जान जाने के जो चांसेस है वो कितने हाई रिस्क पर हैं, तो ये किसी मुआजिजे से यकीनी तौर पर कम नहीं है। बहुत शुक्रिया सैयद नुमान, आप भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और एक मरतबा फिर हम आपको और पूरा पाकिस्तान आपको दाद देते हैं। और इसके साथ साथ कदीर गिलानी साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस वाकये के ऐनी शाहिद थे और आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब वक्फा लेंगे प्रोग्राम में और वक्फे के बाद जो मैंने आपसे बताया कि प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है वो शामिल करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था कि बच्चों की तरबियत और जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन बच्चों में बढ़ती जा रही है, उस हवाले से लाजमी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और कुछ पेरेंटिंग टिप्स भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाऊँ और सेगमेंट को बाकायदा आगाज़ करूँ, अब एक रिसेंटली एक किस्सा, एक वाक़या मेरी नज़र से गुजरा जहाँ पर पेरेंट्स, एंड इट्स अ रियल इंसिडेंट, जहाँ पर 6 साल का बच्चा एक ही जगह पर बैठा रहता है, सुनमुन गुनमुन बैठा रहता है, कोई हरकत नहीं करता, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। पेरेंट्स बड़े परेशान हुए बच्चे की। कुछ दिन की उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन की कि बच्चे को आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब उसके सारे टेस्ट वगैरह करवाए गए तो पता चला कि बच्चा जो है वो फिजिकली फिट है, उसको किसी किस्म की ना कोई असाब का खिंचाव है, ना खुदा ना खास्ता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। जब मुशाहिदा मजीद किया गया कुछ दिन तक और साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली गई, तो साइकोलॉजिस्ट ने जो पहला सवाल किया वो ये पूछा कि आपका बच्चा 6 साल का है, तो क्या आप अपने बच्चे को खेल कूद के लिए मोबाइल फ़ोन ही देते थे? और वही जो फिर एक जवाब मिलता है सारे पेरेंट्स की जानिब से कि जी हाँ, और क्या ऑप्शन है और क्या किया जाए, आजकल के तो ज़माने की डिमांड है मोबाइल फ़ोन और उस पर ही बच्चा अपनी एक्टिविटी करता है। तो जनाब पता यही चला कि बच्चा जो है 6 साल का महज नफ्सियाती उलझनों का, मुशक्क़तों का जो है वो उस पर हो चुका है और बच्चे जो है वो इस वजह से एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो इसी हवाले से हम जनाब बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद। मेरा बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे और वो ये है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन आखिर किस उम्र में देना चाहिए? देखिए, एक बात बिल्कुल तय है नबीहा, इसको तो जितने भी हमारे बच्चे बहन भाई सब देख रहे हैं, इसको तो कहीं लिख लें
और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये बात आपके साथ शेयर करता हूं कि 7 साल की उम्र तक तो बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। 7 साल के बाद आप असेस करें कि बच्चे की जरूरत कितनी है और जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसको एक्सेस दें स्क्रीन का। उसकी वजह यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एडल्ट्स के दिमाग की तरह नहीं होता। खास तौर पर हमारे दिमाग का जो एक सामने वाला पोर्शन है जिसको प्री फ्रंटल गायरस कहते हैं और जो हमारे साइड के लोब हैं जिनको पैराइटल लोब्स कहते हैं, उनकी फंक्शनल डेवलपमेंट बच्चे की अभी होनी है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो एक फिजिकल लैंडमार्क्स जब वो अचीव करता जाता है उसके साथ साथ ये दिमाग ग्रो करता है। इस दिमाग में जो फंक्शन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवर्सिटी, जब अगर उसके ऊपर कोई मुश्किल हालात आए हैं तो उसको उसने कैसे हैंडल करना है, लॉजिक, रीजनिंग, ये वाले जो दिमाग है ये दिमाग बच्चे का अभी डेवलप नहीं होता। इसी तरीके से सही गलत की पहचान, मोरालिटी क्या है, ये तमाम चीजें बच्चे में डेवलप नहीं होती। ये मुकम्मल होती है इनकी डेवलपमेंट तकरीबन 7 साल तक। और कुदरत का निज़ाम ये है कि 7 साल तक इनकी डेवलपमेंट के लिए जो सबसे फर्टाइल तरीका है वो ये है कि बच्चे के फिजिकल एनकाउंटर्स हों, यानी उसके जो तजुर्बात हों वो फिजिकल तजुर्बात हों, वर्चुअल तजुर्बात ना हो। जब हम बच्चों को बहुत छोटी उम्र में स्क्रीन दे देते हैं तो ये स्क्रीन जो ही अपनी एक्टिविटी शो करती है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिस केमिकल का नाम है डोपामीन। जी सर। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये डोपामीन वही केमिकल है कि जब कोई सिगरेट का कश लगाता है और उसको प्लेजर महसूस होता है तो ये वही डोपामीन है। जब कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है तो ये वही डोपामीन है। या कोई भी प्लेजर रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो यही केमिकल प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन जब अब 4-4 घंटे एक स्क्रीन के साथ एक बच्चे का राब्ता होगा तो डोपामीन इतनी शदीद क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होता है कि इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से एक आदमी बहुत खाना खाने लग जाए तो उसका पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर अब उसको थोड़े खाने पे गुजारा नहीं होता तो उसको मजीद डोपामीन होती है। इसको हम एडिक्शन कहते हैं। और स्क्रीन एक मुद्दत, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, एक मुद्दत के बाद फिर वो डोपामीन प्रोवाइड नहीं कर सकती तो बच्चे के अंदर डिप्रेशन, जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके अलावा रिलेशनशिप मेंटेन ना करने की एबिलिटी डेवलप होती है। ये बातें तो इतनी शायद खतरनाक ना हो, मगर सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके ब्रेन की जो ग्रोथ है वो नेचुरल वे में नहीं होती। उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग का एटीट्यूड नहीं होता। हमें ये एक गलत फहमी होती है एज अ पेरेंट्स कि इसकी वजह से बच्चे के पास इंफॉर्मेशन बहुत आ गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे की मेमोरी बहुत बढ़ जाती है। उसको ये पता लग जाता है कि फलां फुटबॉल की टीम का किस तारीख को मैच है और फलां फुटबॉलर जो है उसकी तलाक कब हुई थी और फलां जो है, इस तरह की मेमोरी बढ़ जाती है। मगर इस मेमोरी की बेस पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो डेवलप नहीं होती। इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि क्या बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यह है कि खुदा के लिए, ये पिछले 1 हफ्ते से हर चैनल वाले मुझे बुला के ये कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हम इस बात को सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के तौर पर करते हैं। हमें फौरी तौर पर इसको अपने घर में इंप्लीमेंट करना है। खास तौर पर जिनके बच्चे 7 साल से कम हैं, कोई ना कोई घर में प्लीज आप डिसिप्लिन कायम कीजिए जिसके जरिए अपने बच्चों से ये स्क्रीन ले लीजिए। बिल्कुल। और जो मोबाइल बनाने वाले हैं, अगर जिक्र किया जाए स्टीव जॉब्स का और कंप्यूटर विंडो के बानी बिल गेट्स का, तो उन्होंने भी 12 साल की जो उम्र से कम बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन देने से रोका। अब डॉक्टर साहब, मैंने आपकी वीडियो देखी, वीडियो बहुत वायरल हुई। बड़ा क्लियरली आप उस वीडियो में फरमा रहे हैं कि बच्चे के हाथ पर कोयला रख देना सुलगता हुआ बेहतर है मोबाइल फोन रखने की जगह। अब मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी वो वीडियो शेयर की और बीइंग अ मदर मुझे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ। आज के सर जो दौर की डिमांड है, पेरेंट्स के भी हाथ में फ़ोन है, बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पर भी फ़ोन की डिमांड है, घर में आपके अगर कज़न्स हैं उनके पास भी फ़ोन है, तो बच्चे का ऐसे में हाइपर होना या जिद करना, पेरेंट्स कैसे इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं? जब बच्चा डिमांड करेगा, जिद्दी होगा, हाइपर होगा, तो फिर क्या करना चाहिए?
देखिए बात यह है, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। पेरेंटिंग का मतलब यह है कि पेरेंट्स की तरबियत कैसे की जाए। ठीक। तो एक घर जो जो देखिए, एक माँ बाप बच्चा, ये एक यूनिट है, मुआशरे का यूनिट है। जिस तरीके से हमारे जिस्म का यूनिट खुलिया है ना, एक सेल है, या मैटर का यूनिट एक मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से मुआशरे का जो यूनिट है वो एक माँ बाप और बच्चा है। इन तीनों को डिसिप्लिन होने की जरूरत है। तो आपकी बात में ही इस बात का जवाब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्क्रीन से उस वक्त एनकाउंटर हो जब उसकी वाकई जरूरत हो, तो माँ बाप अपने आप को डिसिप्लिन करें। मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने एक जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं हमारे, उनको मैंने ये कहा कि आपको जब अल्लाह औलाद देगा, उससे पहले आप अपने घर में एक डिसिप्लिन डेवलप ऐसा कीजिए कि बच्चे को ये नजर ही ना आए कि माँ हर वक्त खाना पकाते वक्त भी मोबाइल को अपनी आंखों के सामने रखती है। तो आपके सवाल में इसका जवाब है कि हमें पेरेंट्स को डिसिप्लिन होना पड़ेगा अगर हम वाकई कन्विंस्ड हैं इस बात से कि हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना। अच्छा डॉक्टर साहब, और प्रेशर फिर बाहर का प्रेशर नहीं इफेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब बहुत अगर घर के अंदर एक जी 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 बताइए बताइए। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो माएँ हैं वो ये कंसर्न शो रखती हैं कि बच्चा खाता पीता नहीं है, बच्चे को ऐसा लगता है कि खाना खिलाना शायद टाइम वेस्ट करना है या वो दीगर एक्टिविटीज़ में होता है, तो हम महज बच्चे को सिर्फ खाना खिलाने के लिए उसके टेबल पर हम सिर्फ उस वक्त कार्टून्स या फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे का ध्यान कहीं और बटे और वो अपना जो मील है, जो अपना फूड है, वो ठीक तरीके से उसको मुकम्मल कर सके। तो अगर पेरेंट्स थोड़ा सा नो हाउ रखते हैं और अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम मॉनिटर कर रहे हैं, तो क्या तब भी उतने संगीन नताइज निकलेंगे एज कंपेयर टू उन पेरेंट्स के जिन्होंने बच्चों को फ़ोन 24 आवर्स के लिए दे रखा है? देखिए, अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ फिजिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे को इस किस्म के आर्टिफिशियल तरीके वक्त गुजारने के नहीं करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया था, 7 साल तक बच्चे की तरबियत का मतलब यह है कि उसको जितने तजुर्बात हों वो फिजिकल इवेंट हो। माँ उसके साथ बैठकर गेंद के साथ खेले, बाप उसके साथ जाके तितलियां पकड़ के लाए, दोनों बैडमिंटन खेलें, बाजार में शॉपिंग कर लिए अब्बू के साथ जाए, सुबह वॉक करने के लिए अब्बू के साथ जाए, बिजली का बिल जमा कराने के लिए अब्बू के साथ जाए। अब्बू के जो दोस्त आए हैं जो आके बैठ के हदीस डिस्कस कर रहे हैं, कुरान पाक डिस्कस कर रहे हैं, लिटरेचर डिस्कस कर रहे हैं, वो बच्चा उस महफिल में चुप करके बैठा ये बातें सुन रहा हो। ये सारे फिजिकल इवेंट्स क्रिएट करना तरबियत की गरज से ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कोई भी जस्टिफिकेशन दे दें, मैं इस बात पर पूरे यकीन के साथ आपको बताता हूं कि 7 साल की उम्र से पहले बच्चे की तरबियत का साइबर कोई डाटा नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं इससे बच्चे को नज़्में याद हो जाती हैं, इससे बच्चे को राइम्स याद हो जाती हैं। 7 साल से पहले बच्चे को राइम्स याद कराने की कोई जरूरत नहीं है। 7 साल पहले इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि उसकी मेमोरी ओवरफ्लड हो। मैं आपको मना नहीं कर रहा कि उसको एबीसी ना सिखाएं या उसको कुरान की आयतें ना सुनाएं, लेकिन 7 साल तक हमारी ब्रेन की जो साख्त है साइंसी तौर पर वो ये है कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ना है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ना है। तो अगर हम उसकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ने देंगे तो चाहे उसको चीजें बहुत सारी भी याद हो जाएंगी, मगर उसका करैक्टर और उसकी ये एबिलिटी कि वो दुनिया को फेस करके दुनिया को संभाल सकेगा, वो नहीं डेवलप होगी। हम जल्दबाजी में ये कहते हैं कि 2.5 साल की उम्र में बच्चे को सारे रंगों के नाम याद आ जाए, 2.5 साल की उम्र में उसको सारी चीजें याद हो जाए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक प्रॉब्लम ये है कि इस सिलसिले में बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, लेकिन हमारी ये पूरी सोसाइटी एडवर्टीजमेंट के ऊपर चलती है और पैसे की दौड़ के ऊपर चलती है। अगर तो इसलिए आजकल के दौर में जो फेवरेबल रिसर्च ना हो उसको छपने से रोकना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए आप पैसे से रोक सकते हैं। तो $1 बिलियन का बिजनेस है मोबाइल का, स्क्रीन्स का। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च मौजूद नहीं है, मगर वो रिसर्च सरफेस पर नहीं आ रही। और आपने खुद ही बताया है कि ये बात सब जानते हैं कि बिल गेट्स ने अपने बच्चों को नहीं दिया मोबाइल, क्योंकि उसको खुद पता था, उसने खुद ये बनाया था, तो उसको ये बात पता थी। तो इसलिए हम सबको बहुत एहतियात करनी चाहिए। देखिए, इस बात को तो बिल्कुल मैं 100% बगैर किसी यानी तरद्दुद के ये कहना चाहता हूं कि 7 साल की उम्र तक पेरेंट्स खुद फिजिकली इन्वॉल्व हों,
बच्चे के तजुर्बात के लिए उनको साइबर तजुर्बात न दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे बचपन में भी मैं अभी बल्कि इनफैक्ट प्रोग्राम के आगाज से पहले ही डिस्कशन भी कर रही थी, तो आई थॉट कि मैं ज़रूर क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे सवाल बीइंग अ मदर मेरे भी जहन में आते हैं, और हम बहुत सारे लोगों के अभी सेम कंसर्न होता है। ये सारे जो इन्वेंशंस हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर गैजेट्स का आना, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप और गेमिंग्स का इंट्रोड्यूस होना, ये सारी चीज़ें हमने अपने बचपन में देखी, और हमने ये भी देखा कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कंप्यूटर या इंटरनेट से दूर रखा, उन्होंने कोई ना कोई खुफिया तरीका इस्तेमाल करके वो उस चीज़ तक रसाई, या उस गैजेट तक, या उस एडिक्शन तक वो पहुंच गए, चाहे वो नेट कैफेज की मिसाल हो। तो क्या अब आप इस हवाले से कहेंगे कि अगर अब पेरेंट्स खुद अपने सामने बच्चे की एक्टिविटीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर बच्चा खुफिया तरीके से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है, तो क्या बेहतर है? पेरेंट्स क्या करें फिर ऐसे में? देखिए, बात यह है, बच्चा खुफिया तरीके से अपनी एजुकेशन, या जिसे कहना चाहिए लैक ऑफ एजुकेशन, हासिल करता है सिर्फ इस वजह से कि बच्चे का वालिदैन के साथ रिलेशनशिप ट्रस्ट वाला ब्रेक हो चुका होता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके जहन के अंदर फितरी तौर पर 2-3 बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि मेरी माँ और बाप दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। दूसरा, उसके जहन में होता है कि मेरी माँ और बाप को सब कुछ पता है। तीसरा, उस बच्चे को यह पता होता है कि मेरी और माँ और बाप मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। ये 3 बातें फितरी तौर पर हर बच्चे के जहन में होती हैं। लेकिन जो ही वक्त गुजरता है तो बच्चे के ये तीनों ट्रस्ट या ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, या ये ट्रस्ट रीइंफोर्स होना शुरू हो जाते हैं। फर्ज करें, जब बच्चे ने पहली दफा आके कहा कि अम्मी, आज हमारी क्लास के एक लड़के ने सिगरेट पी थी, और एकदम उसके मुंह पर थप्पड़ आया, तो बच्चे का वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। वो ये कहता है, मेरी माँ ट्रस्ट वर्दी नहीं है, मैं अपनी माँ को अपनी हर बात नहीं बता सकता। दूसरा, मेरी माँ मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं करती। इस तरह के वाकयात जब तवातुर से होते रहते हैं, तो बच्चे का वो ट्रस्ट माँ बाप से ब्रेक हो जाता है। अब जो ही ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उस वैक्यूम को भरना होता है। अब उसका मेंटर उसके माँ बाप नहीं रहते, बल्कि वो अपने क्लास के, देखिए मैं लड़कों के बारे में पूरे यकीन से बता सकता हूं कि लड़कों की जिंदगी में अगर माँ बाप का ट्रस्ट ना हो, तो एक क्लास का बदमाश बड़ा लड़का जो पिछली क्लास से फेल होके उसमें आया था, वो उसका मेंटर बन जाता है। क्योंकि जब वो सिगरेट पीने का माँ को पता लगा था तो थप्पड़ पड़ा था, लेकिन वो लड़का उसको साथ बिठा के सिगरेट पी रहा है। इसलिए प्लीज आप इस बात को याद रखिए, 7 साल की उम्र तक बच्चे के ट्रस्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए। बच्चे का ट्रस्ट ब्रेक होता है जब माँ बाप उसको डांटते हैं, जब माँ बाप उसको थप्पड़ मारते हैं, जब माँ बाप के पास उसको सुनने का टाइम नहीं होता, और जब माँ बाप के पास उसकी गलतियों को बर्दाश्त करने का टाइम नहीं होता। मैं आपको पूरे यकीन से ये बात कहता हूं, 7 साल की उम्र तक बच्चों को बिल्कुल डांटना नहीं चाहिए, बिल्कुल मारना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात सुनिए, जरा ये गौर से सुनिएगा। 7 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर सही गलत को जज करके कोई सेंटर बनाने की एबिलिटी नहीं होती। बच्चे के अंदर वो ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ जिसके जरिए से उसकी मोरालिटी डेवलप हो। आपने बच्चे के इर्द गिर्द एक मॉरल माहौल क्रिएट करना है, एक रोल मॉडलिंग करनी है, बच्चे के सामने सच बोलना है, बच्चे के सामने किसी को डांटना नहीं है। लेकिन बच्चे के अंदर मोरालिटी का सेंटर डेवलप होने में तकरीब 7 से 10 साल की उम्र में डेवलप होता है। इसलिए उस उम्र में बच्चे को थप्पड़ मारकर यह साबित करना कि यह गलत था, यह सही था, यह टोटली काउंटर प्रोडक्टिव है। जैसे एक आदमी की टांगे ही ना हो और आप उसको इस बात पर मारें कि तुम दौड़ क्यों नहीं रहे, तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है। 7 साल तक बच्चे के इर्द गिर्द हिफाजत का माहौल रखिए, बच्चे के इर्द गिर्द ऐसा माहौल रखिए कि जिसमें कोई बुरी चीज उसको नजर ही नहीं आ रही। माँ के मुंह से कभी नौकरानी के लिए बुरा लफ्ज नहीं निकला, माँ ने कभी अपनी सास की बुराई नहीं की, उनके घर में कभी गाली गलोच नहीं हुआ, अब्बा ने कभी चीख के बात नहीं की, माँ ने जोर से शाउट नहीं किया। तो वो सारी की सारी चीजें अब ये उसके पैटर्न में डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और जब 7 साल की उम्र में उसका मोरालिटी का सेंटर बनेगा तो ऑलरेडी उसकी बेस बहुत जबरदस्त बन चुकी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा अगर एक बात गलत कर रहा है तो उसको बताया ना जाए, बच्चे के सामने एक आइडियल सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट किया जाए जिसमें बच्चे की पसंद और लाइकिंग ही वो चीज बन जाए जो सही है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 7 साल से पहले बच्चों को मार के हम एक लाइन पर सीधा कर देंगे, ये जो पेवलॉफ की थ्योरी है ना,
कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये 7 साल के बाद होती है। 7 साल के बाद फिर अब आप बच्चे के साथ आर्गू करें, उसको सजा फिर भी ना कहें, उसको कहें कॉन्सिक्वेंसेस। यानी अगर तुम रात को 8 बजे नहीं सोओगे तो ये उसका नतीजा निकलेगा, ये इसकी सजा नहीं है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फर्ज करें आपने उसको ये कह दिया कि अगर आपने 10 बजे के बाद टीवी यूज किया तो हम आपके कमरे से टीवी उठा लेंगे। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। तो लेकिन बहरहाल बात को मुख्तसर करते हैं, आपका वक्त कम होगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं नबिया बेटा कि हमें 7 साल की उम्र तक इतना टेंडर पीरियड है कि उसी पीरियड में उस बंदे की पूरी जिंदगी का एक बुनियाद बन जाती है। इस पीरियड में हमने डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उसको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, उसकी इज्जत करनी है, उसकी केयर करनी है और उसके इर्द गिर्द एक इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें अच्छाई मुंह से कहे बगैर उसको नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर इसीलिए आप देखिए हमारे दीन में भी जी डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे सामने रखना चाह रही हूँ क्योंकि वक्त की भी थोड़ी सी किल्लत है कि मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की वीडियोस सुनी, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, बहुत सारी वीडियोस देखी कि बच्चा जो चीज़ फौरी तौर पर मांगे उसको वो नहीं देना चाहिए और बच्चे को चीज़ों की और कदर बच्चों को बेसिकली सिखानी चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम बच्चे को एक कम उम्र से ही क्या तैयार कर रहे होते हैं स्ट्रगल करने के लिए कि बेटा आज से ही तुम स्ट्रगल करो, क्योंकि तुम्हें 18 साल बाद या 15 साल बाद लाइफ में हो सकता है कि स्ट्रगल करना पड़े, तो मेरे पास तो जो कुछ है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट या जहन में पेरेंट्स की भी एक सूरत हाल, एक क्वेश्चन मार्क पैदा होता है, मैं आपकी राय इस पर जरूर लेना चाहूंगी। देखिए बच्चा जब भी कोई चीज मांगता है ना, उस बच्चे से के अंदर ये खुसूसियत पैदा करनी, एबिलिटी पैदा करने की जरूरत है कि वो ये चीज क्यों मांग रहा है। यानी बच्चे के अंदर एक क्वेश्चन आया है व्हाट, आई वांट अ टॉय, ये एक क्वेश्चन आया है ना जी। दूसरा क्वेश्चन आएगा हाउ इट इज अवेलेबल इन दैट मार्केट, ये हाउ है। लेकिन आप उस वक्त तक खिलौना ना लेके दें जब तक बच्चा वाई का आंसर ना दे। तुम ये क्यों लेना चाहते हो, अगर बच्चे के वाई का आंसर करेक्ट है तो आप उसको खिलौना ले दीजिए। बच्चा कहता है मुझे लैपटॉप चाहिए, इसलिए 10 साल का बच्चा, इसलिए कि मेरी क्लास का जो पूरा का पूरा पढ़ाने का निजाम है वो लैपटॉप पर है और इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं जिसपे क्लास हो। अब ये उसकी वाई है। ओके, तो आपको कितनी देर के लिए चाहिए? मुझे दिन में 4 घंटे के लिए चाहिए। बिल्कुल बेटा, आपने सही कहा, 4 घंटे के लिए ये लैपटॉप आपके पास होगा। अब उस बच्चे का वाई का आंसर सही है, तो बच्चे को जिसका वाई का आंसर सही नहीं है उसमें बच्चे को मना कर दीजिए। बच्चा कहता है मैंने वो लेना है, नया जो है घड़ी नहीं लेनी है। उसने कहा क्यों बेटा? इसलिए कि इसका नया मॉडल आ गया है और मेरे क्लास के एक और लड़के के पास भी ये मॉडल की घड़ी मौजूद है। तो अब उसका वाई का आंसर सही नहीं है। अब ये है उसकी तरबियत का टाइम। लेकिन अगर बच्चे ने कहा अब्बू मैंने घड़ी लेनी है क्योंकि ये पुरानी घड़ी खराब हो गई है, ये 1 घंटे इसका तो ठीक नहीं है, तो दोनों सूरतों में आप उसको घड़ी लेके दे रहे हैं, लेकिन बच्चे का वाई का आंसर ठीक होना चाहिए। दूसरा नबिया, मैं एक बात ना पिछले कुछ अरसे से बहुत सोच रहा हूं, हमारी तरबियत के अंदर एक बात बहुत जरूरी है जो मिसिंग है, और वो इसलिए मिसिंग है कि हम पेरेंट्स की जिंदगी में भी वो बात मिसिंग है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि एक मुसलमान मुआशरे के अंदर जिंदगी का जो पैराडाइम है, जो जिंदगी की फिलॉसफी है, वो मौत से पहले की जिंदगी को ही मुकम्मल जिंदगी समझना नहीं है, बल्कि हर मुसलमान की जिंदगी की जो बुनियादी पैराडाइम है वो ये है कि हमारी जिंदगी तो मौत के बाद होगी जो ज्यादा जिंदगी। बिल्कुल, और इस बात का एहसास पेरेंट्स को भी लाजमी तौर पर होना चाहिए। और बच्चों की पेरेंटिंग, बच्चों की तरबियत के हवाले से पेरेंटिंग टिप्स दे आपने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। हेडलाइन ब्रेक के जाने बड़े, वापस आते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया। बहुत अच्छा किया आपने हमें ज्वाइन करके, क्योंकि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात पता किससे करवाने जा रहे हैं? एक लिविंग स्टैचू से। अब आप सोच रहे होंगे कि लिविंग स्टैचू क्या होता है। मैं उसी लिविंग स्टैचू की बात कर रही हूँ जिसकी बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी हैं। अक्सर वेस्ट में लोगों को इंटरटेन करते हुए लिविंग स्टैचू पाए जाते हैं, जिनके आप करीब जाएं तो दूर से तो ऐसा लग रहा होता है कि ये एक मुजस्समा है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाते हैं तो वो हरकत में आ जाता है।
अब कराची का ही एक नौजवान जो रिसेंटली इस्लामाबाद मूव कर गया है, जिसका नाम एहसान है, सोशल मीडिया पर खासा वायरल है, टिकटॉक पर बहुत फेमस हो गया है एहसान, और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि मेहनत में भी अजमत है। तो ये शख्स जो है मेहनत करने के लिए एहसान कराची से इस्लामाबाद मूव किया है। फेमस होने का भी शौक था, मजीद क्या क्या शौक थे और पूरी जो कहानी है वो हम एहसान से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एहसान। वालेकुम सलाम। ये जनाब क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप एहसान। थैंक यू। अच्छा एहसान, मुझे बताएं कि ये लिविंग स्टैचू या ये मुजस्समा बन के लोगों को एंटरटेन करना या तफरी करने का ये आइडिया आपने कहाँ से लिया? ये मैं इस्लामाबाद जब आया, इधर मैं काम के लिए आया, मुझे काम नहीं मिला, NIC चोरी हो गया था। मैं इधर 2 महीने ऐसे ही मैं घर में बैठा रहा, तो मेरे कज़न की बेटी है, उससे मैंने मोबाइल लिया, से टिकटॉक देख रहा था। तो एक इंडियन टिकटॉकर है, वो अपनी वीडियो मतलब स्प्रे करता है, अपने आप पे बॉक्स रखता है, तो लोग उसको पैसे भी दे के जाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यही काम करूं। जैसे मैंने ये काम किया तो सोचा नहीं था कि अब न्यूज़ पे भी आ जाऊंगा। इस चीज़ों पे आके मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। अच्छा मुझे बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ कि बच्चे पास आते हों और पिक्चर्स लेने के लिए कि स्टैचू है, मुजस्समा है, और जब हरकत करते हो तो अब क्या रिएक्शन आता है, कैसा फील होता है? बच्चे एंजॉय करते हैं, लोग भी तफरी करते होंगे यकीनी तौर पे। कल की बात है, एक लेडीज़ आई, वो मेरे पास खड़ी थी, मैं चुपचाप खड़ा, वो मेरे को यूँ हाथ छेड़ रही थी, मैंने जैसे यूँ किया वो डर गई। अच्छा हाँ, यानी कि पूरा जो है वो टाइम देते हो लोगों को, उसके बाद अचानक से बताते हो कि भाई ये तो लिविंग स्टैचू है। अच्छा मुझे एहसान ये बताओ कि लोग इस्लामाबाद से या लाहौर से या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची जाते हैं नौकरी के लिए या काम करने के लिए। आपकी पहली कहानी है जो मैं सुन रही हूँ, जो कराची से इस्लामाबाद आया है, ऐसा क्यों? मुझे कज़न ने बुलाया कि इधर काम है, आ जाएं, इधर काम करेंगे, पर उनके भी मसाइल ना हो सके। मेरे से NIC कार्ड भी चोरी हो गया, तो मैं मजबूरन इधर आ तो गया था, वापसी किस तरह जाता। तो मैंने बोला आया हूँ कुछ ना कुछ करूँ, पर अल्लाह ताला कहते हैं ना, हाथ पकड़ने में और हाथ छोड़ने में अल्लाह ताला की देर नहीं होती। अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा है, मैं शुक्र मैं अच्छा मुझे पता चल रहा है कि आपको फेमस होने का बड़ा शौक है। हाँ जी। तो उसके लिए आपने टिकटॉक एप्लीकेशन का किसी ने आपको बताया, ऐसा ही हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये भी एक हैं, हाँ हाँ अली रज़ा भाई, बताएं। अली रज़ा भाई हैं उर्दू पॉइंट वाले, और उनसे मैंने मशवरा लिया। उनने बोला कि आप ID बनाएं, अपनी ID बनाएं, आप तो बहुत मतलब ऊपर जा रहे हैं, अपनी ID खुद की करें। तो मैंने बोला चलो सही है, ये मैं करूँगा। तो मैंने वो सारा मतलब मशवरा, वो और एक असलान भाई है और तौसीर भाई, अच्छा। और इस्लामाबाद मतलब इस्लामाबादी न्यूज़ चलाते हैं। एहसान अपने फेमस पोजेस तो करके दिखाओ। अच्छा जी, ये एक पहला पोज है जो यूजली एहसान को लोग देखते हैं इस्लामाबाद की शाहराहों पर। ये सेकंड पोज है सल्यूट करने का, सलाम किया जा रहा है जनाब, सेकंड पोज है। और आई गेस के कोई पहचाना बड़ा वाकई मुश्किल है कि ये तीसरा पोज है। अच्छा, और रियली नाइस। अच्छा हमने देखा कि एक तस्वीर में आपने कागज़ पकड़ा हुआ है, अब जिसमें आप पहले एक बंदूक पकड़ के भी पोजिंग वगैरह करते थे, फिर कुछ लोगों ने एतराज़ात वगैरह भी किए उसके ऊपर, वो पूरा माजरा क्या हुआ? वो मेरे को यहाँ से पुलिस ने मना किया गया था कि इधर ना खड़े हों, आपके पास इजाज़त नहीं है, परमिट नहीं है। मैं फिर नाराज़ होकर घर चला गया। मैंने बोला एक बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको रोका जाता है। फिर मैं ऐसे नाराज़ होकर घर चला गया। एक बात बताओ, तो मेरे एक दोस्त है अली डी एहसान, बात सुनो, कराची से आए हो ना, यहाँ पे नौकरी की तलाश में आए हो, काम करने के लिए आए हो, फेमस होने के लिए आए हो, पैसा कमाने के लिए आए हो,
तो ये छोटी छोटी बातों पे ना नाराज़ नहीं होते और दिल बर्दाश्ता भी नहीं होते हैं। ऐसी दुनिया में बड़े लोग मिलते हैं जो रुकावटें भी हायल करते हैं, जो काम करने से रोकते भी हैं, मुश्किलात भी आती हैं। तो अगर तुम बात बात पर नाराज़ होकर बैठ जाओगे तो लोगों को एंटरटेन कैसे करोगे, शोहरत कैसे पाओगे, पैसा कैसे कमाओगे? नहीं, एक बात कहना, मैं जैसे आया तो मेरा दोस्त है अली डी प्रिस, वो भी मतलब चैनल चलाता है। मैंने उनको कॉल की, उनने बोला कि मैं आता हूँ, आपका मसला मैं हल करवाता हूँ। उनने जैसे कॉल की और मैंने उनको ये बताया, वो आए, वीडियो बनाई, डीसी साहब तक उनने पहुँचाई। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं मुश्किल में था, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, उनने मेरा साथ दिया तो मैं उनके तक पहुँच सका, डीसी साहब तक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो गेटअप किया हुआ है, ये जो आपका कॉस्ट्यूम है, इसको कैसे तैयार किया है और कितना वक्त लगता है जब सुबह निकलते हो काम के लिए? तैयारी में कितना टाइम लगता है? ये इस कपड़ों पे मैं रोज़ 3 स्प्रे लगाता हूँ। अच्छा। और फेस पैक पाउडर है, मतलब 1000 रुपये खर्चा हो जाता है बाइकिया से आना जाना करने, 1000 रुपये खर्चा होता है। तो और पहनने में मतलब 10 या 15 मिनट मेरे लग जाते हैं, मैं तैयार हो जाता हूँ। अच्छा, और कमाई अच्छी हो जाती है? अच्छा कमा लेते हो? माशाल्लाह अभी जब से डीसी साहब ने एक्शन लिया अभी पहले से ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो मुझे बताओ अब आगे जो है वो क्या जो है प्लान रखा हुआ है? यही करना है काम या किसी और काम की तलाश भी करोगे, कुछ और भी करोगे, इसी में बेहतरी करोगे क्योंकि लोग तो पसंद कर रहे हैं इसको? मेरी जो दिल की बात है आज तक मैं किसी न्यूज़ वालों को नहीं बताई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा असली मकसद जो है वो ये है कि जैसे अब्दुल सत्तार ईदी है ना, जैसे लावारिस बच्चों को, यतीमों को, जैसे नाबीना हो गए, उनने अपने साथ रखे हैं। मैं भी मेरा भी दिल ये है कि मैं इसी पैसे से उनके लिए कुछ बनाऊं। मेरा भी असली मकसद ये है। वज़ीर आज़म से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे से ये की जाए, मेरी मदद की जाए कि मैं भी किसी और की मदद कर सकूँ। ये आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुंच चुकी है हुकूमत के वालों तक, और हमें ये भी पता चला है कि आपको आर्मी ज्वाइन करने का भी बड़ा शौक है। वो है, पर अब तालीम नहीं है मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं नेवी में, क्योंकि मेरा अबू भी नेवी में था केपेटी के अंदर, मेरा भी शौक था। मेरे को 3 घंटे पानी के अंदर फेंक भी दोगे मैं वहाँ से भी निकल आऊँगा। स्विमिंग मुझे पूरी आती है। अच्छा। ईजी सेंटर के अंदर मैंने गुजारा है टाइम, उधर मैंने गोताखोरी की है। 3 घंटे मुसलसल स्विमिंग कर सकते हो? लाशें निकालते हैं उसमें मैं। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया एहसान। और इसी दुआ के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे कि जो आप ख्वाब देख रहे हो, इंसानियत की खिदमत के चाहे ख्वाब हों या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के ख्वाब हों, वो सारे आपके ख्वाब पूरे हों और लोगों को ऐसे ही इंटरटेन करते रहो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब एहसान मौजूद थे और इस्लामाबाद में होते हैं, वहाँ पर मुजस्मे की सूरत में लोगों को इंटरटेन करते हैं, लोगों की तफरीह का बाइस बनते हैं। यहाँ पर लेंगे जनाब प्रोग्राम में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात जनाब पाकिस्तान की एक बड़ी प्यारी और दिलेर बेटी से जनाब करवाने वाले, जिनका नाम है बतूल, और शौक है जनाब इनका बाइक राइडिंग। डिफरेंट बड़ी किस्म का ये शौक है और मुश्किल भी है, और खुंजराब तक ट्रैवल भी कर चुकी हैं, और इसके अलावा कौन कौन से झंडे गाड़े हैं ये हम सब बतूल की ज़बानी जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कम बैक जनाब प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और एक बड़ी ज़बरदस्त खातून से जनाब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है बतूल रियाज। और बतूल को बाइक राइडिंग का शौक़ है। अपने अब्बा को देखती रही हमेशा से, बचपन से, और इंस्पायर होती रही और बाइक राइडिंग का आगाज़ किया। और कह रही हैं कि बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, बहुत बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, अम्मा ने भी बड़ी डांट डपट की हुई है, लेकिन भाई बाइक राइडिंग का शौक या उसका भूत इनके सर से कोई नहीं उतार सका। और अब माशाल्लाह भाई अचीवमेंट ये है कि लाहौर से खुंजराब तक का सफर भी तय कर चुकी हैं। खवातीन को एम्पावर करने का भी शौक रखती हैं, विमेन अकेडमी के हवाले से भी बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ जो अपना काम कर रही हैं, सैलून भी रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बतूल कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बतूल
शुरू से अब्बा को देख के इंस्पायर होती रही, बाइक चलाने का शौक आता रहा? जी बिल्कुल, अब वो आगे बिठा देते थे जब भी दुकान पे जाते थे और हैंडल पकड़ाते थे, बस फिर वहीं से शुरुआत हुई। हाँ, तो बताया हुआ था घर में अम्मा को, अब्बा को पहली बार जब बताया कि मैंने बाइक चलानी है? बहुत दफा डिमांड की लेकिन अब्बू ने लेके नहीं दी, तो अब्बू को कहा, अब्बू जी, अब्बू 7वीं पास कर लिए बाइक ले दे, अब्बू जी 8वीं कर लिए बाइक दे दे, अब्बू जी 10वीं कर तो लिए क्या बाइक कहते दे थे दे। अब्बा? अच्छा थोड़ा और पढ़ लो, ये वाली क्लास कर लो, फिर कर दूंगा, फिर कर दूंगा। फिर जब जॉब की तो मैंने अपनी ही सैलरी में से, अपने बहनोई का मेरा काम है इंस्टॉलमेंट का ना, हाँ। तो मैंने उसी से बाइक ला के घर में खड़ी कर दी। तो अब्बू घर आए तो कह रहे ये बाइक है, अच्छा, तो सारे कह रही ये इसकी बाइक, तो तो मैं चलानी आती है। अम्मा ने नहीं किया? मतलब कि अम्मा तो बड़े कंसर्न होती है ना कि यार लड़कों वाला काम है, अब तुम बाइक चलाओगी, हाय हाय हो जाती है ना? शुरू में था लेकिन अम्मी बहुत अच्छी इस मामले में। अच्छा, तो अब्बू ने, तो मुझे लगा था अब्बू डांटेंगे या मार तो पक्का पड़ेगी, तो अब्बू ने मुझे कहा कि ये देखते ही ये तुम्हें चलानी भी आती है कि तुमने एवं ले ली है। मैंने कहा आप आए ना, अब आप सिखाएंगे मुझे, अब आप आ जाए जरा, एक राइड ले ले मेरे साथ। अच्छा पहले मुझे चला के दिखाओ, अगर तो आती तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर चलो ये मेरे काम आ जाएगी। तो फिर मैंने अब्बू को चला के दिखाई। अब्बू ने ही बाइक चलाना सिखाई? हाँ, शुरू से ही। अच्छा, तो भाई क्या क्या सलामत है अभी तक माशाल्लाह? दोनों टांगे, पैर की उंगलियां, कमर, कोनिया, सब कुछ। हाँ, तो कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कोई चोट वगैरह तो नहीं कभी लगी? कोई इंसिडेंट तो नहीं कभी हुआ? हाँ जी, ये हड्डी यहाँ से रूट के यहाँ आ गई थी। हाँ, ये लाहौर में एक्सीडेंट हुआ? ये लाहौर में हुआ था, माल रोड पे। अच्छा। तो लड़के थे, हुटिंग कर रहे थे ना, उन्होंने जब देखा पास आके कि लड़की, पहले तो कोई पहचान नहीं सकता कि लड़की है। अच्छा, गेटअप वगैरह चेंज करके? हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो जब प्रॉपर पास आए, इशारा बंद, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा लड़की। उनके होंडे जो थे वो ऑल्टर हुए हुए थे। तो जब आप कोई बाइक ऑल्टर करवा लेते तो वो बहुत तेज भागती है। तो गेटअप चेंज करके जाना बेहतर लगता है, कॉन्फिडेंस रहता है। अब तो इतना है कि अब तो मैं ऐसे भी जाऊँ तो मुझे बड़ा सुकून। कोई तो ये खुजरात तक पहुँचने की कहानी जनाब क्या है? ये हम 3 लड़कियां बेसिकली थोड़ी डिप्रेशन में जा चुकी थी। तो हमारा प्लान था कि अब थोड़ा थोड़ा छुट्टी ली जाए हर काम से और अपने लिए टाइम निकाले और जाएं। थोड़ा थोड़ा करते करते प्लान थोड़ा लंबा हो गया, तो ना करते करते फिर एक रात ऐसी आई कि हम लोग चोरी से निकले और चुप करके निकल गए, बताए बगैर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पहुंच गए, फिर अपने अपने घरों में तैयारी करके निकले या प्रॉपर तैयारी करके? हम लोग तैयारी करके गए थे। अच्छा, प्रॉपर। तो जब घर से निकल गए तो सुबह घर में क्या कोहराम मचा? मैं तो डायरेक्ट सैलून गई थी, सैलून से सीधी मैं उधर निकल गई। फिर फोन आए पीछे? फिर फोन आया, घर नहीं आ रही हो, कहाँ हो, अभी तक खैरियत है? क्या क्लाइंट है? मैंने कहा मैं तो उड़ गई, मैं रास्ते में हूँ, अकेली गई हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, रात का टाइम है। अम्मा ने रोना नहीं शुरू किया पीछे से? अब्बू तो कहते हैं बस ये कहीं ना कहीं मरेगी, ये हमारा बेड़ा गर्क करेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा मैं अकेली नहीं, टेंशन। देखो वैसे बतूल बात है कि एडवेंचर तो होना चाहिए लाइफ में, एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स परेशान ना हो, है ना? होते हैं, लेकिन जो मेरी एक फ्रेंड है उनको बता के अगर चले जाओ तो अब्बा ने तो वैसे भी मान जाना था। ऐसे ही है, लेकिन हाँ बता के भी जाती तो मान जाते, लेकिन अगर पहले बता देती कि रात का सफर है फिर कभी भी नहीं मानते। हमारा रात को जाना बहुत जरूरी था। तो अब ग्रुप में कितनी खवातीन है? हमारे ये जो वुमेन एकेडमी है, इसमें कोई 8 लड़कियां हैं, आगे आने की तैयारी है कुछ लड़कियों। तो खवातीन को एम्पावर करने के हवाले से क्या सोच रही हो और ये क्या करना चाह रही हो, क्या इरादा है? यही कि बाइक की ट्रेनिंग हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रॉपर एक एकेडमी बना रहे हैं, जिसमें लोगों को, लड़कियों को जो कहीं भी आ जा नहीं सकती है, लोकल, आप यकीन करें इतने मसले आते हैं। समटाइम मैं अकेले अबाया पहन के जा रही हूँ, 12 साल का लड़का मार के गया मुझे इतना हैवी, तो मुझे इतनी चिड़ चढ़ी, मैंने कहा आइंदा पैदल नहीं जाना, लोकल सफर नहीं करना। तो उसके बाद से फिर बाइक ली और मैं, किसी से लड़ाई भी हो गई कि? बहुत दफा हुई, आप यकीन करें मैं तो डंडा लेके पीछे भाग पड़ी थी। भाग गया था किस्मत उसकी। तो अब उसके बाद फिर यही है कि जो लड़कियां लोकल आ जा रही हैं उनके लिए यही कि फिर वो बाइक सीखें, जो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बतूल खुंजराब तक चली गई हो, वहाँ पर तो रास्ता भी बड़ा मुश्किल होता है, तो ये सारा किस तरह से प्लान करती हो अपना ट्रिप, और कितना स्टे होता है, कितना सफ़र होता है? सफ़र इतना सफ़र होता है कि आप थक जाते हो, आपका दिल करता है कि रोड पे बर्फ़ भी हो तो उस पर लेटो और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो पहले से सब कुछ प्री प्लान होता है, एक प्रॉपर प्लान रेडी किया जाता है कि जी हमने यहाँ से यहाँ तक ड्राइव करनी है नॉन स्टॉप। तो सारा एस्टिमेट किया हुआ है, फासला शाम कब हो जाएगी, कहाँ स्टे करना है, कहाँ आबादी आएगी, ये सब कुछ प्लान करके। तो पहली बार जब इंसान जाता है तो इतना आइडिया भी नहीं होता कि रास्ता कितना खतरनाक है या क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। तो कभी नहीं
कभी बाइक वगैरह जब आप पहली दफा जाते हैं तब तो आपको मजे इतना आ रहा होता है कि यार मैं बाइक पे यहाँ तक आ गई, यार ये क्या बात है, मैं तो बड़ी आगे निकल गया। वो वाली फीलिंग आ रही होती है। आप बाइक पे आपको लगता है आप हवा में उड़ रहे हो, तो वो तब तो पता नहीं, जब आप सेकंड टाइम जाते हो फिर आपको पता चलता है ओ शिट ये था। ये था। तो भाई हमें पता चला है कि आपके रास्ते में एक बार लोग तो तंग करते ही हैं, वो तो चैलेंजेस चलो होते ही हैं, या मौसमियाती चैलेंजेस भी होते ही हैं, लेकिन भाई खतरनाक जंगली जानवर ने भी आपका रास्ता रोक लिया। लेपर्ड। वो क्या हुआ? वो हम लोग थे मरी में, स्टार्ट ही था। अच्छा। तो नथिया गली के पास तक जब ये जाना पहला ट्रिप था? नहीं। अच्छा ये बात का था। ये बात का था। अच्छा फिर? और कोई किट विट भी नहीं पहनी, और इसी तरह बस भूख लगी और शदीद ठंड लग रही थी और चाय की इतनी तलब होती कि चाय की वजह से बस निकले हम लोग। हाँ। तो और क्या वक्त 2 लोग थे हम लोग। तो अभी नथिया गली के पास तक पहुंचे, आप यकीन करें जब लेपर्ड सामने आया फिर नहीं पता कि अब आगे जाना है पीछे जाना है, बाइक जैसे जम गई है, हिला नहीं जा रहा। बाइक बंद कर दी? हाँ सब कुछ बंद कर दिया ना। अब ये शुक्र है हमारे पास सेल्फ स्टार्ट है, वरना तो पता नहीं क्या होता। तो वो अम्मी को याद कर लिया, अब्बू को याद कर दिया, अल्लाह को याद कर दिया, कलमे वलमे पढ़ लिए कि बस ठीक है आज तो भाग ही नहीं सकते। इसने कहाँ तक दौड़ाना ये नहीं समझ आ रही हो, या तो एक्सीडेंट से मरेंगे या इसके पास जाके मरेंगे। कितना करीब था, कितना फासले पर था? थोड़ा दूर था, लेकिन वो दूर भी कैसा दूर था क्योंकि उसकी तो दौड़ ही इतनी होती है। तो कोई ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जंगली जानवर का इस तरह से सामना हो जाए तो बतूल अगर ट्रेवल करती हो और आगे भी इसको प्लान करती होगी तो ये सब हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए साथ तो कुछ होना चाहिए ना। उसके बाद से ये सोचा कि आधी रात को होटल से बाहर निकलने नहीं जाना। जितनी मर्जी भूख लगी आप टिक के बैठो। दिन के वक्त इतना नहीं हुआ कभी। लेपर्ड ने रास्ता खुद ही छोड़ दिया आपका? नहीं, गाड़ियां आती हैं, वो कोई जीप भी में कोई 4-5 आदमी थे, वो आगे आए हैं थोड़ा सा, वो रोशनी थी, जीप आगे गई, जैसे जीप आगे गई रोशनी में, मतलब लेपर्ड के साथ जीप आगे गई है। तो हम लोग इसी तरह आराम से किया। हाँ, आराम से स्टार्ट भी नहीं किया, आराम से पीछे करके मोड़ के वहीं से भागे, दुम दबा के भाग गए। अच्छा। और घर आके सॉरी होटल में ये वाली फीलिंग थी पूरी वाइब्रेशन बॉडी में। नहीं तो अब जब दोबारा प्लान करोगी तो इस तरह की कोई प्लानिंग करके कि खुदा ना खास्ता किसी जंगली जानवर का सामना हो जाए तो कुछ साथ होना चाहिए ना सेफ्टी के लिए। आप एक अब्बू को रिक्वेस्ट कर दे मुझे एक वेपन ले दे, नहीं देते अब्बू जी देख लें, बेटी ने शौक तो छोड़ना नहीं है तो बच्ची की सेफ्टी के लिए जो है वो कर दें। मुझे पता है आप कर देंगे, आप देख रहे हैं इस वक्त और आप बात खुद ही मान लेंगे इसकी। अच्छा अब मुझे भाई ये बताओ कि वो जो रिश्ते वाली आंटी का जो एक किस्सा हुआ वो क्या था? वो मियाँ बीवी आए थे, बेसिकली मेरे सास ससुर की शादी हो जाए। हाँ शादी हो जाए, बाइक राइडिंग छोड़ देगी, जान छूट जाएगी ना मेरी। तो वो आए तो रिश्ते वाली ने अम्मी को कहा कि हाय कुड़ी जॉब करती है तो इसका नहीं बताना, और बाइक का तो बिल्कुल जिक्र नहीं करना। तो मुझे था कि कल को पता चलता है। बोला ये रिश्ते वाली ने अम्मा को बोला। अच्छा, और फिर अम्मा ने समझाया? तो आपको पता है इस मामले में बड़ी ठीक है, ये कह रही है तो फिर सही कह रही है। तो अम्मी ने कहा, मैं कहा अम्मी जी कल को मुसीबत बन जाएगी मेरे लिए, घर आके बैठ जाऊं वो बारे में कि पहले बता के सच। और अब तो वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पे आजकल तो हर प्रॉपर। तो अम्मी कह रही नहीं वो जो अच्छा रिश्ता है हाथ से निकल जाएगा ये वो। बड़ी अम्मी तो बड़ी देसी टाइप की सुनाती है फिर मुझे। तो फिर मैंने अब्बू को कॉल की चुप करके, तो अब्बू को मैंने कहा बुरी अम्मी ऐसे ऐसे कर रही हैं। तो वो रिश्ते वाले अभी बड़े मजे से सेंटर में मुझे बिठाए, इर्द गिर्द बैठे हैं, वो मतलब खा रहे हैं और मुझे बेटी वाली फीलिंग। मैं कहा लोग गल पक्की होगी। अब्बू आते गए, अब्बू की आदत इतनी अच्छी है, मेरे अब्बू मेरे ना जैसे बस आइडल जो होते हैं ना कि बंदा कहे मुझे अगर शोहर मिले तो मेरे अब्बू जैसा मिले। तो कितना अच्छा हो जाएगा कि अगर कोई ऐसा पार्टनर मिले जो खुद से इजाजत दे और खुद भी ट्रेवल करे साथ, कोई बाइकर मिल जाए, है ना। तो अब्बू ने आते ही कहा कि देखें जी ए मेरी तीन है, मेरा पुत्र है, ये मेरी बाइक है, ये इसकी बाइक है, ये जॉब करती है सिलोन में मैनेजर है, ये खुद जाती है खुद आती है। तो अब्बा से मिलने का इतना शौक हो रहा है ना कि अब्बा भी साथ आते हैं, और कसम से ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे माँ बाप से मिलके बड़ा अच्छा लगता है जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को एम्पावर करते हैं और आगे वो बढ़ते हैं और उनको इतना वो करते हैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट करते हैं अपने बच्चों को। अच्छा मुझे ये बताओ कि दरिया में से मछली निकालने का भी कभी हुआ सुकून? कैसे एंजॉय करते हो, फिर तफरी कैसे करते हो? वहाँ पे जो कुदरती मनाजिर है कैसे उनको कैप्चर वगैरह भी करते हो? हाँ जी, मतलब हमारे पास तो सिर्फ फ़ोन की सहूलत है, उसके अलावा वो सर मुझे अक्सर कह भी रहे थे कि आप कैमरा वैमरा ले लो भाई, कोई अच्छा खाना वगैरह कुकिंग वगैरह खुद से वहाँ पे फिर होती है? अगर कैंपिंग करें तो फिर खुद करते हैं, अगर कैंपिंग ना करें होटल में रहे तो वो फिर। तो जिस तरह गुजरात तक का रास्ते तो वहाँ पे कैंपिंग ही होती होगी यकीनी तौर पे? कम से कम की है। अच्छा, कम से कम। हाँ, उसमें ज्यादा चैलेंजेस होते होंगे? बहुत ज्यादा। किस किस्म के? आगे तो रोड्स भी थोड़ी खराब है, पता नहीं कौन सा एरिया है वहाँ पे रोड इतनी खराब है कि आपको लगता है कि
वापस चलते हैं, हाँ, वापस चलते थक जाते हैं। मोड़ लो यार, पता हाँ। नहीं कितना रास्ता है, मोड़ लो। हाँ। ऐसी ऐसी जगह भी आई हैं। तो कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट का, क्योंकि जब हम भी ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पैचेस आते हैं जहाँ पर मोबाइल सर्विसेज या नेटवर्क बंद हो जाता है, इंटरनेट नहीं होता, फैमिली से आप कनेक्ट नहीं कर पाते, तो कई कई घंटे या पूरा पूरा दिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर पेरेंट्स परेशान तो नहीं होते? बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अब ये वाला काम छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। अम्मा ने वो तो नहीं बोला कि क्या तुम बतूल जा रही हो बाइक पे, रंग जला लोगी, काला कर लोगी, साड़ लोगी, ऐसी बातें अम्माएं तो बड़ी करती हैं। बहुत दफा बोला है। कौन करेगा शादी? हाँ, ये तो मेरी अम्मी का फेवरेट डायलॉग। देखा, मुझे पता था फेवरेट कि अम्मियां डायलॉग ये डायलॉग जरूर बोलती हैं। रंग देख लो, किस एंगल से पार्लर वाली लगती हो, हैं कौन रिश्ता करेगा, तेरी मेहरबानी, अच्छा पहना तो भी ब्लीच ला लिया कर। ये अम्मी का फेवरेट डायलॉग है। अच्छा, तो फिर अम्मा को कैसे समझाती हो आगे, फिर लाड करती हो आगे, क्या करती हो घर में जब आती हो ट्रिप करके? मेरी ना बड़ी अच्छी दोस्त है, कबड्डी की प्लेयर है, सायरा शाह। अच्छा, वो फिर अम्मी को खुद ब खुद कर लेती। वो भी ग्रुप का वो हिस्सा है? मेन बंदी वो है, बहुत अच्छी है। हाँ। उसी के साथ ही ये पूरा ट्रिप हाँ। किया, तो वो जरा डोले शोले ना, वो आती यूं करके अम्मी कहती मैं 6 जिथे पैदा की थी ओदी जगह मैं कली जाम लेंदी थी की सी। अच्छा, शहरों में तो अभी हमने देख लिया ना कि खवातीन स्कूटीज भी चलाती हैं, बाइक भी चलाती हैं, तो एक्सेप्टेंस है, लेकिन जब आप शहर से बाहर निकलते हो तो जो मर्दों का रवैया होता है या जो उनकी नजरें होती हैं, क्या ऑब्जर्व किया? शहर, हमारे लाहौर शहर के अंदर ज़्यादा है, बाहर लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, वो पठान वठान वाला इलाका अगर आ जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा डर लगता है और हेलमेट नीचे करके बड़े इज्जत से गुजरना पड़ता है। बल्कि ये मेडिसिन लेनी पड़ी थी, एबटाबाद वाले साइड से, बालाकोट वाली साइड पे एंटर हो रहे थे, तो मेरी ना तबीयत ख़राब होगी, तो मैंने कहा मेडिसिन ले लूँ फार्मेसी से, मुझे शागे हेलमेट नीचे कर, बतूल पठान है सारे यार, वो आगे तपे पड़े, हेलमेट नीचे कर, तो वो 2-3 आए भी ना, हमने हेलमेट नीचे किए, किक मारी, हम लोग आगे चले, फिर हमने मेडिसिन भी आगे से जाके ली। तो कुछ एरियाज में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर आप यकीन करें लाहौर में होता है। हाँ, लाहौर में, शहर में ज्यादा, शहर में बहुत ज्यादा होता है। वो साथ ही बाइक लगा के, ओए लाणियों रेस, मतलब कुछ भी 70 वाला भी होगा ना, मेरी 150 सीसी, ओए लाणियों रेस, कुछ भी, तो वो बहुत पकाते हैं इस मामले में। अच्छा, कल्चर हमारा इस तरह का ना, पूरे मुल्क का, आप कहीं पे भी ट्रेवल करें तो पठाना में वैसे भी शायद गैरत ज्यादा होती है या वो वाली बात होती है, लेकिन मेहमान नवाज भी बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, हेल्पफुल बहुत होते हैं। आप कभी ट्रेवल करें इस वाली साइड पे तो दे आर वेरी हेल्पफुल, बड़े प्यारे लोग भी होते हैं। अच्छा, तो कोई इंसिडेंट, कोई मजे की कोई बात, कभी कोई ऐसा कुछ हुआ हो जो शेयर करना चाहो? कभी रास्ता भटक गई हो, कभी कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट, या कभी नहीं, सब कुछ हमेशा अभी तक इट्स ऑल गुड? सब कुछ ठीक था। हाँ, हम लोग दो दफा पूरा यू टर्न था। हाँ। तो मेरे पीछे माशाल्लाह से वो कबड्डी की प्लेयर है, उनका वेट भी 105-106 किलो है, वो पूरी बॉडी बिल्डर है। तो 1 to 5 था, हम लोग चढ़ाई चढ़े थे, मुझे कहते नहीं चला लेगी कोई मसला नहीं। मैं कहा शायद तू पीछे है, बाइक ऊपर आ जाने, कहते नहीं तू चला लेगी कोई बात नहीं। वो जैसे ही हमने ऊपर की, शाह साहब नीचे, बाइक शाह साहब के ऊपर, मैं बाइक के ऊपर, 2 दफा बचत हो गई। अच्छा, अब आगे बतूल, आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना है भाई? बस आगे यही है कि एकेडमी बनानी है और लड़कियों को इस तरफ, लड़कियों का रुझान करना है। बस ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को अच्छे वे में ले कि ये अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि आपकी बेटी अगर लोकल जाती है, पता नहीं किस किस चीज़ का सामना करती है। आप यकीन करें, बहुत बुरे लोग होते हैं, गाड़ियों में भी, बसों में भी। अगर वो थोड़ा सा पैदल चल रही है, गाड़ियों वाले रुक रुक के हाय हेलो नंबर, फोन वाले हाय हेलो नंबर, ये सेव है। आपकी बेटी, आप बाइक पे जा रही है, एक जगह सीधी जाएगी और सीधी आपके घर वापस आएगी, ये बहुत सेव। बतूल, जो ऐसे लोग जो तंग करते हैं, जो रास्ते में रुकावटें हायल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या पैगाम दोगी? कोई मेरे जैसी, बस अब्बू एक दफा परमिशन दे देना वेपन रखने वाला। नहीं भाई, फिर अगर भाई इतना गुस्सा आता है तो अब्बू जी फिर मत दीजिएगा, मैं अपने पास वापस लेती हूँ। हाँ, इसलिए तो नहीं देते हैं। हाँ, नहीं, फिर नहीं देना है, बस सिक्योरिटी वगैरह। अब स्पेशली एक चीज जो मैंने नोट की है कि हुकूमत से अर्जी है कि जहाँ जहाँ शहर में लाइट्स नहीं लगी हुई ना, वहाँ लाइट्स लगवा दें। जहाँ पे अंधेरा आता है ना थोड़ा, बस काम खराब हो जाता है वहाँ पे। यहाँ तो हमें दौड़ लगानी पड़ती है, यहाँ फिर कुछ ना कुछ हो जाता है वहाँ पे। बतूल, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, और इस तरह से ही ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से जो इरादा रखती हो उस पर काम करती रहो। और जनाब, ये बतूल थी हमारे साथ प्रोग्राम में, जो बड़ी दलेर है, खुजराब तक का सफ़र तय कर चुकी हैं और आगे भी जो है वो अपने ख्वाब रखती हैं। प्रोग्राम में यहाँ पर लेंगे जनाब एक ब्रेक, वक्फे की जानिब बढ़ेंगे, रूह अफ़ज़ा के किचन में फिर आपको लिए चलेंगे। स्टे विद अस। Pakistan